स्वरों का व्याकरण ज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एमपीएसआई और हिंदी स्टेट एग्जाम में जहाँ पर हिंदी पूछी जा रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ पर आपको समझना होगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। टॉपिक आपके सामने था, स्वरों का व्याकरण ज्ञान क्या होता है। अंग्रेजी का स्वर, बिल्कुल सही सुना है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि अंग्रेजी का स्वर कौन सा होता है, तो अंग्रेजी के स्वर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो किसे आप अंग्रेजी का स्वर कहेंगे? तो वो है आ। अब हम इसे अंग्रेजी का स्वर क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि इसे हम अंग्रेजी का ही स्वर कहेंगे? उसके कई कारण हैं कि अगर इससे शब्द निर्माण होगा व्याकरण, हिंदी व्याकरण में, ध्यान दीजिए, हिंदी शब्दकोश में अगर इससे शब्दों का निर्माण होगा तो सारे के सारे अंग्रेजी में ही जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे क प्लस आ बराबर कॉफी। अब कॉफी क्या शब्द है भाई? अंग्रेजी का है, ठीक है। कॉलेज आपका अंग्रेजी का है, नॉलेज आपका अंग्रेजी का है। यानी कि यह एक ऐसा स्वर है हिंदी वर्णमाला में जो दो स्वरों की ध्वनि से निर्मित होता है। अब कौन कौन से दो स्वर है देखिए, आ और आओ की ध्वनि के मध्य से इसका उच्चारण होता है, जिसे हम कैसे पढ़ते हैं? आ क। तो आ और आओ की ध्वनि का मध्य उच्चारण होता है, इसीलिए हम इसको अंग्रेजी का स्वर कहते हैं। और याद रखिए, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा ना आपसे कि अंग्रेजी का स्वर कौन सा कहलाता है, तो आप ये आंसर करके आएंगे, बराबर। और इससे जितने भी शब्द निर्मित होंगे तो वह सब अंग्रेजी के ही बनेंगे। यकीन मानिए, आप खुद इसको ट्राई कर लीजिएगा, सारे के सारे जितने भी शब्द बनेंगे वो सब अंग्रेजी के बनेंगे। इसीलिए हिंदी वर्णमाला में इसे अंग्रेजी का स्वर कहा गया है। अब इसका उच्चारण जो है वह आ और आओ के मध्य होता है, इन दोनों के मध्य से इसका उच्चारण होता है। मान लीजिए विकल्प में पूछ लिया जाए, इसको अर्धचंद्राकार बिंदु वाला स्वर भी बोला जाता है, इतना भी याद रख लीजिएगा। कैसे बोलेंगे आप इसको? अर्ध चंद्र बिंदु वाला स्वर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध चंद्र बिंदु वाला स्वर है, अंग्रेजी का स्वर है, पहचानिए, बताइए, तो आप आंसर कर सकते हैं। और इसी को हम कहेंगे अंग्रेजी का स्वर, जिससे सारे के सारे जो शब्द बनेंगे वो अंग्रेजी के ही बनेंगे। कॉलेज, नॉलेज, कॉफ़ी, एक्सेट्रा। अब हम चर्चा करते हैं, आपने हलंत चिन्ह का बखूबी प्रयोग किया है। क्या आप जानते हैं कि व्याकरण में इस हलंत चिन्ह की उत्पत्ति कहां से होती है? चलिए मैं बताता हूं आपको। हलंत चिन्ह, जैसे देखा ना आपने, लिखते हैं मेघदूतम, जैसे हमने लिख दिया मेघदूतम, तो यह हलंत चिन्ह का प्रयोग। अब यह हलंत चिन्ह आया कहां से और इसकी उत्पत्ति व्याकरण में कहां से होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एमपीएसआई में अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण कहाँ से होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, फिर आपको आंसर करना चाहिए। चलिए, तो अभी हमारा जो टॉपिक है अगला वो यही है, हलंत युक्त स्वर। अब कितने स्वर स्वीकार किए गए हैं हलंत के लिए, बराबर? कितने स्वर एक्सेप्ट किए गए व्याकरण में जहां से इनकी उत्पत्ति होती, पूरा बताऊंगा मैं आपको। तो वो है दो। अब दो कौन कौन से हैं? ए और आओ। इन दो स्वरों से हलंत चिन्ह की उत्पत्ति होती है व्याकरण में। ध्यान दें, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हलंत युक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर पढ़ा हो तो आंसर करेंगे, नहीं पढ़ा हो तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। अगर आपने पढ़ा है तो आंसर कर देंगे आप, अगर नहीं पढ़ा है तो आंसर आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, समझिए आप लोग।
तो ये दो स्वर जो है आपके, इन्हें हम व्याकरण में हलंत युक्त स्वर कहते हैं और इन्हीं की मात्राओं से ही हलंत चिन्ह की उत्पत्ति होती है। ये भी ध्यान दीजिए। कैसे, हम आपको बताते हैं। हमने यहां पे लिखा है शुभम, ठीक है, और ये क्या लिखा है भाई, ए लिखा है, ठीक है। तो ए की मात्रा कैसे होती है, ये ए की मात्रा, ठीक है। वैसे हम फिर यहां लिख देते हैं आपको समझाने के लिए मेघदूतम। अभी तो मेघदूतम ना करते हुए अब ऐसे ही लिखते हैं हम, और यहां लिख देते हैं आओ, ठीक है। बहुत से व्याकरण में इसको आई बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आई बताएंगे तो दो मात्राएं लग जाएगी, बराबर, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाएगा और इन दो स्वरों को हम हलंत युक्त स्वर कहते हैं व्याकरण में। अब देखिए कैसे मजे की बात है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, समझिए। ये हमने इसको हटा दिया, लग गया हलंत चिन्ह बराबर, ये हमने इसको हटा दिया, हो गई उत्पत्ति। देखिए आपके सामने सब कुछ भी नहीं छुपा है आपसे, सब कुछ आपके सामने है। इस प्रकार से आप ध्यान दें, याद रखें, हलंत युक्त स्वरों की संख्या 2 होती है, इन्हीं को हम हलंत युक्त स्वर कहते हैं और इनकी मात्राओं से ही हलंत चिन्ह की उत्पत्ति होती है। व्याकरण में आपको ये ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। लाखों रुपए फीस देते हो, कहीं ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो, वहाँ पर भी आपको इस प्रकार की हिंदी डिलीवर नहीं की जाती जो यहाँ से हो पा रही है आपको। तो मज़े से पढ़िए, मस्त पढ़िए, सॉलिड पढ़िए और 70 में से 70 नंबर लाने की कसम खा लीजिए इस हिंदी के साथ। यकीन मानिए आपके पूरे नंबर हैं। हलंत युक्त स्वर पे चर्चा करने के बाद प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब आगे चर्चा करते हैं हम हलंत युक्त स्वर के बाद या उसकी उत्पत्ति के बाद। अब बारी आती है आपकी अ की बाराकड़ी। अ की बाराकड़ी के बिना आपने हिंदी को कुछ नहीं जाना, हिंदी व्याकरण को कुछ नहीं जाना। अब यहां से कैसे प्रश्न निर्मित हो सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछे भी गए हैं, अ की बाराकड़ी का सर्वाधिक प्रयोग कौन से राज्य में हुआ भारत के। ध्यान दें, पूरी बाराकड़ी आपको समझाऊंगा मैं। अ की बाराकड़ी का सर्वाधिक प्रयोग भारत के कौन से राज्य में हुआ, अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर करना चाहिए है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक अ की बाराकड़ी का प्रयोग किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि इसका जो सुझाव था सावरकर बंधुओं ने दिया था। अ की बाराकड़ी का जो सुझाव किसने दिया था, सावरकर बंधुओं ने। तो सुझाव देने वाले कौन हैं, सावरकर बंधु। और ध्यान दें, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक में अ की बाराकड़ी का प्रयोग किया है। अगर यह प्रश्न हो कि महात्मा गांधी जी ने अपने कौन से पत्रिका में अ की बाराकड़ी का प्रयोग किया है, तो हरिजन सेवक में। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने पत्र पत्रिका हरिजन सेवक में, किसमें, हरिजन सेवक में अ की बाराकड़ी का प्रयोग किया है। और सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ हुआ, महाराष्ट्र राज्य में हुआ। ये ध्यान रखें अगर प्रश्न पूछा जाए। और इसका सुझाव किसने दिया, तो ध्यान दे सावरकर बंधु, ठीक है। स्टेट आपको पता हो गया। महात्मा गांधी जी के कौन से पत्र की शैली या लैंग्वेज जो है या इस्तेमाल की गई, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर हरिजन सेवक। इसके अलावा अब क्या होती है अ की बाराकड़ी। देखिए अ की बाराकड़ी ही महत्वपूर्ण है। पहले कैसे लिखी जाती थी वो समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आप समझते हैं अ की बाराकड़ी को किस प्रकार से लिखी जाती थी। अ की बाराकड़ी को अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, औ, आह। ये 12 इस प्रकार के व्याकरण में वर्ण थे अ, और इन्हीं के आधार पर फिर सावरकर बंधुओं ने इसका सुझाव दिया कि इसको थोड़ा चेंज किया जाए और कैसे इसको लिखा जाए। तो अ की बाराकड़ी को पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, इसको बोलते हैं हम अ की बाराकड़ी। हालांकि
तकनीकी युग में आज की तारीख में अगर आप इसको ढूंढते हैं ऑनलाइन पर तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि टाइप सेटों में ये नहीं आता है। तो टाइप सेट में आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ समझ लीजिए आप यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इन्हीं 12 के आधार पर आ के 12 खड़े का निर्माण होता है, फिर हमारी वर्णमाला तैयार होती है। एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखिए तो अ जो है, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया है, अ पर ही पूरी की पूरी 12 खड़ी टिकी है, यानी कि पूरी की पूरी व्याकरण, पूरी की पूरी वर्णमाला इस पर टिकी हुई है, और इसीलिए इसको ईश्वर की संज्ञा प्रदान की गई है व्याकरणाचार्यों के द्वारा। तो ध्यान दें, इनमें से कौन सा ईश्वर कहलाता है, बराबर ऐसा प्रश्न हो, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ऋषि को ईश्वर मानना शुरू कर देते, क्योंकि उससे संस्कृत के तत्सम शब्दों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ऋषि, वैदिक वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वरीय स्वर है, तो आपको यहाँ पर आंसर करना चाहिए कि भाई अ ईश्वरीय स्वर कहलाता है, इसी को संज्ञा प्रदान की गई है ईश्वरीय स्वर की, क्योंकि विकल्प ऐसे ही बनेंगे। देख, जैसे मैं बता देता हूँ, प्रश्न तो आपका निर्मित कर दिया मैंने, क्या कर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वरीय स्वर कहलाता है। अब विकल्प देखिए, एग्जामिनर ऐसे विकल्प रखेगा आपके सामने, ए, ठीक है, ऋषि रख देगा, बी जो राइट आंसर है हमारा अ, सी छ रख देगा, डी त्र रख देगा। भारी कंफ्यूज हो जाओगे आप, सोचोगे यार बहुत क्या कर दिया, क्योंकि जो राइट आंसर है उसको आप समझोगे नहीं, क्योंकि आ के बारे में तो आपने ऐसा पढ़ा भी नहीं है, और कहीं से कहीं तक आपको वो लेखन शैली में लग ही नहीं रहा कि भाई ये ईश्वरीय स्वर है, क्योंकि आपके माइंड में या तो ऋषि चलेगा, या तो छ चलेगा, या तो त्र चलेगा, बाकी जो राइट आंसर वो नहीं आएगा। तो 99% बच्चे जो है वह क्या करेंगे, गलत करेंगे, 99% यकीन मानिए। अगर आपने इस लेक्चर को देखा है, उसमें जो 1% बच्चा होगा वह राइट आंसर करके आ जाएगा, 1%। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्मित किए जाते हैं प्रश्न सेटर्स के द्वारा, जो आपसे कड़ी परीक्षा लेते हैं और हिंदी को इस प्रकार से पूछते हैं। बहुत से बच्चे आज भी हिंदी को लेकर कुछ किताबों में घुसे हुए हैं या खोए हुए हैं, तो उससे आपको बाहर निकलने की आवश्यकता, क्योंकि जो आपकी हिंदी है उन पुस्तकों से बाहर निकल चुकी है। तो ये आपको समझने वाली बात है। अब हम चर्चा करते हैं आपके एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, और वह टॉपिक ये है कि अगर स्वर और व्यंजन का मिलन हो तो उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे। ध्यान दें, अगर स्वर और व्यंजन का मिलन हो तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है। किसका? स्वर और व्यंजन के मिलन को हम क्या कहेंगे, ये परिवर्तन क्या कहलाता है। स्वर और व्यंजन का जब मिलन किया जाता है तो इस परिवर्तन को हिंदी व्याकरण में मात्रा ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। अब कुल कितनी मात्राएं होती है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कुल 10 मात्राएं होती है। कितनी होती है? कुल 10 मात्राएं होती है। अब देखिए कौन कौन सी। एक अ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, आई, ए आई, औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 मात्राएं स्वीकार की गई है। ध्यान दीजिए, कितनी मात्राएं स्वीकार की गई है? 10 मात्राएं स्वीकार की गई है। अगर प्रश्न हो कि स्वर और व्यंजन के मिलन के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो विकल्प पे रख देंगे मात्रा, और भी अन्य विकल्प उसके साथ में जोड़ दिए जाएंगे, तो आपको आंसर करना चाहिए मात्रा। व्याकरण में कुल कितनी मात्राएं स्वीकार की गई है, तो आपको आंसर करना चाहिए 10 मात्राएं यहाँ पर एक्सेप्ट की गई है, और आपके सामने मैंने रख दी है किस प्रकार से मात्रा निर्मित होती है। ओके, अब बात करते हैं स्वर के उच्चारण की। इनका उच्चारण किस रूप से होगा और किस प्रकार से इनको हम समझें। स्वरों का उच्चारण। स्वर के उच्चारण को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में।
पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा है आपका ब्लू स्वर जिसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वरों को 3 भागों में रखा जाता है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता हो। कैसे? इसमें एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ये क्या है आपके ह्रस्व स्वर है, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। जबकि दीर्घ स्वर जो है उसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि 2 गुना अधिक समय लगता है। ध्यान दीजिए, अगर डेफिनेशन पूछ लिया जाए, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात 2 गुना अधिक समय लगता है, और इनका प्रयोग नाटकों में, संवादों में या किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। ध्यान दें, दीर्घ स्वर में आप कैसे किसी को पुकार सकते हो, और ह्रस्व स्वर में किसी को पुकार नहीं सकते हो जब विपत्ति आप पे आन पड़ी हो। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। अभी प्लुत स्वर, त्रिमात्रिक स्वर को भूल जाइए कुछ समय के लिए, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कंटिन्यू में। अभी अब देखिए, एक सॉन्ग है, आ लौट क्या जा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मैं लिख देता हूँ कुछ शब्द यहाँ पर, है ना, समझने के लिए। आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ठीक है, पुराना लिखते हुए बस इतना ही लिख देते हैं। अब ये जो लिखा है पूरा का पूरा दीर्घ स्वर में लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, पूरे शब्द को उसको पकड़ लीजिए, उसमें जो मात्राएं प्रयोग में लाई गई है वह सब दीर्घयुक्त स्वरों के साथ में है, यानी कि दीर्घ स्वर को ही हमने यहाँ पर लिखा है। क्योंकि अभी चर्चा की संवादों में, नाटकों में किसी को पुकारने बुलाने के लिए। अब मेरी बात सुनिए, आपको ये कहा जाए कि चलिए ह्रस्व स्वर में आप पुकारिए, गाना गाइए, गुनगुनाइए, तो गाकर बताओ। अब चलो ह्रस्व स्वर की बात कर लेते हैं। अब ये आ है तो इसको छोटा कर दो, आ। लोट है तो लट कर दो इसको, क्योंकि ह्रस्व स्वर में आ, लट, क, आज, मर, मत, ये लो, खत्म मामला, खत्म, एंड, डी एंड। पुकार ही नहीं पाओ क्योंकि एक मात्रा का समय था वहां पर। इसीलिए ध्यान दीजिए कि दीर्घ स्वर में किसी को पुकारने, नाटक के संवादों में दीर्घ स्वर का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात 2 गुना अधिक समय लगता हो उसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। आ लौट के आजा मेरे मित्र, परफेक्टली है भाई। किसी सॉन्ग का अगर आपको कहा जाए कि चलिए आप पुकारिए, है ना, ह्रस्व स्वर में, तो फिर पुकारना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आएगा क्या 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 कहना क्या चाहते हो, है ना। जैसे किसी को पुकारते हो आप, ए इधर आ, आजा इधर। अब ह्रस्व स्वर में पुकारे, ध्वनि का उच्चारण निम्न हो जाएगा, मतलब आप उसको उच्चारित नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये था दीर्घ स्वर का डेफिनेशन, साथ में क्लियर किया आपको ह्रस्व स्वर के साथ। परफेक्टली ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर में 2 गुना अधिक समय लगता है, यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है। अब चर्चा करते हैं प्लुत स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, और एक महत्वपूर्ण फैक्ट, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लेखन कार्य के लिए, उच्चारण के दृष्टिकोण में, और किसके लिए, तो आप आंसर करेंगे इसका जो प्रयोग है ईश्वर की आराधना के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ईश्वर की आराधना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रख दीजिएगा, कौन सा स्वर उच्चारण के दृष्टिकोण से ईश्वर की आराधना के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। विकल्प पे ह्रस्व हो, दीर्घ हो, है ना, त्रैमात्रिक स्वर लिख देगा, और अन्य उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न निर्मित होते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो आपको आंसर करना चाहिए जो विकल्प पे वहां दो, क्योंकि मैंने नाम तो बता दिया आपको, प्लुत स्वर या त्रैमात्रिक स्वर। अब त्रैमात्रिक स्वर क्या है? अर्थात दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय, यानी कि 3 मात्राओं का जिसमें समय लगता हो उसको हम क्या कहेंगे? त्रैमात्रिक स्वर कहेंगे। इसके 2 प्रतीक चिन्ह होते हैं, ये जरूर याद रखिए, याद रख लीजिएगा। 2 प्रतीक चिन्ह कौन से स्वर में आपको देखने को मिलेंगे? तो वह है आपके प्लुत त्रिमात्रिक स्वर। अब 2 प्रतीक चिन्ह कौन कौन से, ध्यानपूर्वक समझिए। पहला है आपका, हिंदी में 3 को आप कैसे लिखते हैं, संख्या क्रम में, उस टाइप से लिख के आप। दूसरा है आपका छंद के दृष्टिकोण से जो एस लिखा जाता है हिंदी का, इस प्रकार से, ये साइलेंट मोड कहलाता है, और अंत में जाके ध्वनि चिपकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब पहले प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम यहां पर, ओम। ठीक है,
ईश्वर की आराधना में, जैसे कैसे उच्चारण कीजिए, ओ ओ। अब देखिए पूरा वातावरण YouTube पर इस वक्त और क्लास को देखते हुए आप इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं कि ईश्वर की आराधना है ये, ठीक है। अब दूसरे प्रतीक चिन्ह की बात करें, जैसे हम उच्चारण करते हैं राम। शिवालय में जाइए, मंदिरों में जाइए, आप धुन वहाँ पर सुनिएगा, पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है, क्योंकि जब राम ध्वनि चलती हो या ओम का उच्चारण होता हो तो ऐसे होता है। ऐसे नहीं करेंगे ना आप। कैसे आराधना मानी जाएगी? अगर आपको बोले चलो ईश्वर की आराधना कीजिए, कैसे करेंगे आप? ओम 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 ओम, ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। राम राम राम, नहीं भैया। सही आराधना तब होगी जब आप त्रैमात्रिक स्वर का इस्तेमाल करेंगे या उसके दो प्रतीक चिन्हों के साथ उसके उच्चारण को आप अपनाएंगे। जैसे फिर कह दें राम राम ओम, तो ये होता है आपका प्लुस स्वर, त्रैमात्रिक स्वर, और दो प्रतीक चिन्हों को याद रखें। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा एग्जाम में। आइए अब एक नज़र में हम चर्चा करते हैं कि भाई ये सुझाव किसने दिया कि हिंदी देवनागरी लिपि में किस प्रकार के वर्णों को प्रयोग में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन सबसे पूछता है। तो उच्चारण दृष्टिकोण में आपने पाया कि किस प्रकार से हम उच्चारण करें। देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम सुधार के जो प्रयास किए थे काका कालेलकर जी ने किए थे, ये जरूर याद रख लीजिएगा, काका कालेलकर जी। देवनागरी लिपि में सुधार के सर्वप्रथम प्रयास के लिए किसको जाना जाता है? तो काका कालेलकर साहब को जाना जाता है, ठीक है। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और हिंदी भाषा में काफ़ी एक्सपर्ट थे, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उच्चारण और मौखिक दृष्टिकोण से कुल कितने स्वरों की संख्या है। प्रश्न पूछा जाता है ना, उच्चारण के आधार पर कितने स्वरों की संख्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो पहला है आपका उच्चारण अर्थात मौखिक के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है भाई साहब? 10। ध्यान दीजिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि कितनी संख्या होती है? 10। आप देखिए देवनागरी लिपि या लिखित स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, ठीक है। ये मानक है, देवनागरी लिपि के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी एक्सेप्ट की गई है, वह है 11। थोड़ा सा इंक ले लेते हैं हम यहाँ पर। चलो इतना तो हो जाएगा, कम चल जाएगा, हो जाएगा लेक्चर इतने में तो आपका, ठीक है। चलाते हैं इसको। तो देवनागरी लिपि या लिखित स्वर के आधार पर 11, ठीक है। अब और समझिए आप, कुल लिखित में अगर हो तो 13। कुल लिखित स्वरों की संख्या कितनी? 13। वैदिक व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी? तो 14। वैदिक व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। भैया देखिए 11 तो आपके वो है, 12, 13, 14, क्योंकि अम आह तक भी लिखते हैं उसको, ठीक है। इसमें 2 स्वर की एंट्री हो जाती है, जिसमें वैदिक ऋषि और मराठी का स्वर, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उच्चारण मौखिक के आधार पर 10, लिखित देवनागरी के आधार पर 11, मानक स्वरों की संख्या 11 है ना, कुल लिखित स्वरों की संख्या 13, वैदिक व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी? 14। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी? अब देखिए संस्कृत व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी? संस्कृत व्याकरण में कुल स्वरों की संख्या होती है 13, ठीक है। अपभ्रंश व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी? अपभ्रंश
अपभ्रंश व्याकरणों में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 8। ये ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। पहला, उच्चारण मौखिक के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी, या मौखिक के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी? ठीक है, तो 10 करना है आपको। देवनागरी लिपि या लिखित स्वरों की या मानक स्वरों की कुल संख्या कितनी? 11। कुल लिखित स्वरों की संख्या कितनी? 13। वैदिक व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी? 14। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी? 13। अपभ्रंश व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी? 8। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्मित होते हैं आपके लिए और यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने अब समझा कि स्वरों का व्याकरण ज्ञान क्या होता है, क्योंकि अभी व्यंजन का पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम व्यंजन पर ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसके डेफिनेशन से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे और वहाँ पर पूरा मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और है कि देवनागरी लिपि कहाँ से किस ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखी जाती है, और अरबी फारसी कैसे लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बाएं से, दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब ये हैंड मेरा राइट है, बाकी जो लिखावट वो कैसे जा रही है, देखिए लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, ऐसे लिखते हुए जा रहा ना मैं, बाएं से दाएं। तो अरबी फारसी का अगर पूछ लिया जाए क्यों कैसे लिखी जाती है, तो वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, कैसे लिखोगे, दाएं से बाएं। अब वो इधर से लिखते हैं ऐसा करके, ठीक है, तो वो किधर से आएंगे, दाएं से बाएं, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं। कई बार तो होता है कि जैसे अगर पेपर 5 और 6 के लिए MPPSC वाले या इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि पेपर 5 और 6 तो देते ही हैं आप लोग, और पूछ लिया जाए कि भाई अरबी फारसी किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, देवनागरी लिपि कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि की उत्पत्ति पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, हालांकि इसमें हम आने वाले दिनों में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी संक्षिप्त में समझ लीजिएगा। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 700 ईस्वी में जयभट्ट के शिलालेख में इसका उल्लेख होता है। किसके, जयभट्ट के शिलालेख, जयभट्ट के शिलालेखों में इसका उल्लेख होता है। अब देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें तो नागरी लिपि का जो उत्पत्ति हो रही है 700 ईस्वी है, जयभट्ट के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, परंतु कौन से राज्य में वर्तमान का, तो वो है गुजरात राज्य में। हालांकि वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो गुजराती है, परंतु उत्पत्ति की अगर आप चर्चा करेंगे तो गुजरात राज्य है, जयभट्ट के शिलालेखों में 700 ईस्वी। ये जरूर याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखिएगा कि हिंदी का क्रम कैसे बदलता है, देवनागरी लिपि कैसे आती है, मध्य प्रदेश में कैसे एंट्री होती है, उत्तर भारत के राज्यों में कैसे फैलती है, नेपाल और तराई वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर भगवान बुद्ध का बड़ा प्रभाव रहा है, उस वाले क्षेत्र में आप देखें किस प्रकार से महात्मा बुद्ध वगैरह जो रहे हैं, या फिर आप देखें उस वाले क्षेत्र में जैसे, क्योंकि हिंदी वहाँ पर विलुप्त हो चुकी थी लगभग, क्योंकि देवनागरी लिपि कतई भी प्रयोग में नहीं लाई जाती थी। तो नेपाल तराई वाले पार्ट में किस प्रकार से वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, किस प्रकार से उसको अपनाया जाएगा, कौन सा राजा इसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि ये कुछ ज़्यादा गहराई हो रही, तो मैं कहूँगा नाम मात्र की गहराई है, इतनी डिटेल तो आपको पता होना चाहिए अगर आप हिंदी भाषी राज्य से आते हैं खास तौर पर। तो कि अब देखिए मध्य प्रदेश सरकार भी हिंदी को कितना बढ़ावा दे रही है। ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई हमारे राज्य में हिंदी में शुरू हुई है। आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग MBA वगैरह भी आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी वह भाषा है जो एक संपर्क का माध्यम है, एक भाषा का आदान प्रदान होता है, व्यवहार संस्कार को प्रदर्शित करने वाली भाषा मानी जाती है। अगर आप यकीन मानिए दैनिक जीवन में आप देखिए तो कहीं ना कहीं आप किसी से भी मिलते होंगे तो है, हेलो, यू आर फाइन, नाउ फाइन वगैरह 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 अंग्रेजी वाले शब्द रख दिए जाते हैं आपके सामने। या कहीं आप शादी समारोह में जा रहे हो या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो और कोई बुजुर्ग है जिसको तो अंग्रेजी
का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से या फिर उनकी इतनी शिक्षा नहीं भी रही हो, तो वहाँ पर भी अब अंग्रेजी में चर्चा करते हैं। ये गलत बात है। इससे क्या है कि आपका जो संस्कार है, जो व्यवहार है, वह निम्न श्रेणी पे चले जाता है। यकीन मानिए, क्यों फॉरेनर हमारे देश में आकर हिंदी भाषा या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उनको महाभारत कंटेक्स्ट याद है, रामायण याद है उन्हें, हमें नहीं, क्योंकि हम हिंदी को अपनाना ही नहीं चाहते। हम हिंदी से दूरियां बनाते कि हमें लगता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अंग्रेजी भाषा में बात करने से खूब निकलेगी। मैं इन सारी बातों को नहीं मानता हूँ, और मेरे जैसे जितने भी हिंदी पढ़ाने वाले लोग हैं या फिर जो बड़े बड़े व्याकरणाचार्य रहे होंगे वो भी इस बात को नकारते होंगे। देखिए, हिंदी वो लैंग्वेज है, मैंने कहा कि हिंदी के दम पर ही भारत आज़ाद हुआ है। शायद आप लोगों को नहीं पता हो तो आज समझ लीजिए। हिंदी वो भाषा जिसके आधार पर भारत आज़ाद हुआ है। 1857 की क्रांति में हिंदी का अभाव रहा था। इसके बाद सभी एक्सपर्ट जो भी थे हमारे यहाँ, दयानंद सरस्वती वगैरह, महात्मा गांधी वगैरह, इन्होंने अपने पत्रों का प्रकाशन क्योंकि हिंदी में ही अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई। इसी के बाद 1947 आते आते आप देखिए महात्मा गांधी जी ने कितनी पुस्तकें लिखी। मुंशी प्रेमचंद्र जी की बात कर लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात कर लीजिए, पुष्प की अभिलाषा, एक ऐसी रचना थी जिसको पढ़ के ही मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता था, एक आत्मविश्वास बन जाता था वहाँ पर, बराबर। तो वो आत्मविश्वास कैसे आता है, देखिए उन रचनाओं में इतनी ताकत हुआ करती थी। इलाहाबाद में जब बहुत से क्रांतिकारियों को जब अंग्रेजों ने मार दिया था या फिर वो गंगा जी में गिर गए थे, तो उनकी जब डेड बॉडी को निकाला गया तो उनके हर जेब में से पुष्प की अभिलाषा की एक पर्ची निकली जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंदा जाऊँ, जैसे आप सबने पढ़ा भी होगा बचपन में। तो इतनी ताकत थी हिंदी में। यकीन मानिए, हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी को गहराई से पढ़े, हिंदी को अपनाएं, हिंदी को प्रचारित करें, प्रसारित करें। ये आप एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आप लोगों के लिए, आपके व्यवहार के लिए, एक आने वाले कल के लिए, उन कल के लिए जिससे हम उनको ये बता सकते हैं कि क्या हमारा कल्चर है, किस तरह की हमारी संस्कृति रही है हमारे देश की। हिंदी को बढ़ावा जरूर दें। चलिए, इसी के साथ इस क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य आपको दे दिए मैंने यहाँ पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।